नमस्कार। स्वागत है आपका हर दिल अजीज कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट शादमा हसन। और शादमा के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट निहारिका। आप देख रहे हैं डीडी बिहार का मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। बात कर रही हूं मैं पर्यावरण की, तो थोड़ी देर आपसे ये कहने वाली हूं कि एक दृश्य की कल्पना कीजिए। आंखें बंद करिए और सोचिए कि आपके चारों तरफ गगनचुंबी कंक्रीट की इमारतें हैं, सड़कें हैं, बहुत सारे पुल पुलियाएँ बनी हुई हैं, उस पर दौड़ रही हैं ढेर सारी गाड़ियाँ, कल कारखाने हैं। पर ये जो प्रगति के सूचक हैं वो सभी अगर बिना हरियाली के हैं, बिना पेड़ पौधे के हैं, बिना फल फूल के हैं, बिना शुद्ध वायु और शुद्ध जल के हैं, तो ऐसे दृश्य की कल्पना मात्र से ही हम आप सभी सहम जाते हैं। पर शायद कहीं ना कहीं प्रगति तो हम कर रहे हैं, पर हम इसी दिशा की ओर कदम भी बढ़ा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर भी इस महत्वपूर्ण विषय पर सोचना शुरू करें और कुछ ऐसा करें शादमा कि ये दृश्य जिसकी मैंने सिर्फ आपको कल्पना करने की बात की है, ये हकीकत बिल्कुल ना बन पाए। इस महत्वपूर्ण विषय पर आज के कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं और बातें होंगी इसी दिशा में कि हम किस तरीके से अपने स्तर पर भी छोटे छोटे प्रयास करके पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं, है ना शादमा? बिल्कुल निहारिका, जब कोयल की कूक सुनते हैं ना तो लगता है कि फिजाओं में अमृत रस घुल गया। लेकिन फिर क्यों हम इंसान आज इन फिजाओं में अमृत रस की जगह विष रस घोलने को आतुर हो चले हैं? बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बातें आज हम अपने कार्यक्रम में करेंगे। और निहारिका, तुमने तो बहुत ही ये जो कल्पना थी जिसको सिर्फ सोचने मात्र से हमारा रोम रोम सिहर उठता है। सोचिए अगर हम उस ओर कदम जिस तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं, क्या होगा हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ियों का। इन तमाम विषयों पर बातें करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप तो जानते हैं कि हम कार्यक्रम बिहार बिहान लेकर उपस्थित हैं और कार्यक्रम बिहार बिहान की जो सुबह होती है, इसका जो आगाज़ होता है वो हमारे बड़े बुजुर्गों के विचारों के साथ होता है। तो चलिए बिना विलंब आज भी करती हूँ आगाज़ हर दिल अजीज़ कार्यक्रम बिहार बिहान का हमारे पहले सेगमेंट अनमोल वचन के साथ। ही है। स्वागत करिए हमारे आज के विशेष मेहमान डॉक्टर नवीन कुमार जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर। अभिनंदन सर आपका कार्यक्रम में। राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से और मेरी अपनी ओर से सभी दर्शकों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिवस की। बहुत सारी बातें हैं, पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें करनी है, लोगों तक आपके द्वारा संदेश पहुंचाना है। लेकिन चूंकि आज पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और हमने अपनी विशेष स्टोरी के माध्यम से निहारिका लोगों को बताने की कोशिश भी की कि आज के दिन का क्या महत्व है। सबसे पहला जो सवाल है मेरा आपसे, महत्व तो हमने जाना कि क्यों मनाते हैं, ये भी हमने जाना, लेकिन उद्देश्य जो है आज के दिन को मनाने का, उसके पीछे का उद्देश्य आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ उद्देश्य है आज के दिवस का, क्या कुछ संदेश देता है आज का दिन हमें पर्यावरण से जुड़ी हुई बातों के बारे में? जी, जैसा कि निहारिका जी बता रही थी अभी आप सबों को कि इसकी शुरुआत 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से हुई। बिल्कुल। और उसके बाद उसी में ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। तो उससे करीब 50 साल पूरे हो चुके हैं और इस बार हम उसकी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अच्छा। लेकिन इन 50 सालों में देखिए तो हमारी जो जनसंख्या है, पूरी विश्व की जनसंख्या वो दुगनी हुई है। हमारा जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की, वो 4 गुनी हुई है। और उसके अलावा ये जो हमारा बिजनेस है वो करीब 10 गुना बढ़ा है। तो ये सारे का बोझ हमारे पर्यावरण के ऊपर ही पड़ा है। और इसके लिए जो हमारे जो नेचुरल जो धरोहर है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संपदाएं हैं, उनके ऊपर इसका सीधा असर पड़ा है। और एक तो उनकी क्वांटिटी में ह्रास हुआ है, उनमें कमी आई है क्वांटिटी में, और दूसरी ओर जो बचे हुए हैं, जो भी हमारे जल वायु जो ये थल है, लैंड एरिया है, वो सब प्रदूषण और कंटामिनेशन का शिकार है। इसका मूल कारण जो है वो
एक तो कहिए कि कंज्यूमरिज्म है जो हमारी बदलती जीवन शैली के साथ वो जो भौतिकवाद ये है, और दूसरा कि शायद हम अपने वेस्ट को प्रॉपर ढंग से मिसमैनेज नहीं कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है, और बहुत पॉपुलर सेइंग है महात्मा गांधी का। उन्होंने कहा था कि हमारी पृथ्वी के पास हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ है, लेकिन शायद हमारे लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। तो अगर हमारी गतिविधियां ऐसी ही चलती रही तो जो प्राकृतिक संसाधन है, कहते हैं कि 1.6 पृथ्वी का हमें ज़रूरत पड़ेगा, तो पृथ्वी को तो आप बढ़ा नहीं सकते, तो आप समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा बोझ है। तो इसलिए आवश्यकता है कि हम अपनी जीवन शैली में बदलाव करें और अपनी ज़रूरतों को कम करें। मैं ये नहीं कहता कि आप विकास नहीं करें, विकास ज़रूर होना चाहिए, अधिक से अधिक सुविधाएं अधिक से अधिक लोग तक पहुंचनी चाहिए और हमारा जीवन सुगम और बेहतर होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इसके पूरा करने के दौरान हमें इस बात का ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि पृथ्वी हमारे जो पर्यावरण है, जो हमारे जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, उसका कोई दोहन नहीं हो, उनके ऊपर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़े, दुष्प्रभाव नहीं पड़े, और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को इन प्राकृतिक संपदाओं को एटलीस्ट जिस स्थिति में हमें मिला है अपने पूर्वजों से, उसको सौंपने की स्थिति में हो। नहीं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी भावी पीढ़ी जो होगी वो हमें माफ़ नहीं करेगी। तो ये बहुत आवश्यक है, और जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मूल उद्देश्य भी यही है कि अधिक से अधिक लोगों को, पूरे कहिए बल्कि प्रत्येक नागरिक को इस पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम में जोड़ा जा सके, जिससे हम अपने पर्यावरण का संरक्षण कर सकें, अपनी प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण कर सकें, और जो इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सहनयोग विकास, उसका जो लक्ष्य है उसको पूरा कर सकें। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपने कहा ना, तो बहुत ज़रूरी है कि हम प्रगति ज़रूर करें। जैसा कि आपने भी कहा कि ये नहीं कहा जा रहा कि आप विकास ना करें, बिल्कुल, पर विकास की ओर जो कदम हम बढ़ाएं तो ये ज़रूर ध्यान दें कि क्या जो हम कार्य कर रहे हैं उससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित तो नहीं हो रहा है, हम धरा को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी विधियां हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ही जाएं और उसी तरीके से हम अपने क्रियाकलाप को नियंत्रित करें और करें। इसके साथ ही आपसे ये जानना चाहूँगी कि हर वर्ष जब भी हम ये दिवस मनाते हैं तो हमारी एक थीम होती है जी। इस वर्ष के थीम के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पर्यावरण एक बहुआयामी ये सब्जेक्ट है, मल्टी डायमेंशनल जिसे कहते हैं। तो इसके कई सारे एंगल्स हैं। तो क्या होता है कि हम सबों को एक साथ लेकर के चलना तो है ही है, लेकिन लोगों का विशेष ध्यान आकृष्ट कराने के लिए प्रत्येक वर्ष एक थीम का चयन किया जाता है। और इस वर्ष का जो थीम है वो है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी प्लास्टिक के अपशिष्टों के द्वारा होने प्रदूषण को किस तरह से हम उसके ऑल्टरनेटिव्स के लिए यूज़ कर सके। इसी तरह का थीम मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, 2018 में भी आया था, जिसको बीट प्लास्टिक पोल्यूशन कर रहा है। बिकॉज ये प्लास्टिक वेस्ट का जो पोल्यूशन है एक बहुत ही ज्वलंत समस्या बन के हमारे सामने उभर कर के आया है जी। ये बहुत ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। आप देखिए, प्लास्टिक का जब ये प्रचलन शुरू हुआ और जब इसका इन्वेंशन हुआ, इट वाज अ वंडर केमिकल। बहुत इसके जो कुछ इस तरह के खास गुण थे कि जब ऐसे लगा कि हम लोगों ने कोई क्या मिल गया, और देखिए धीरे धीरे इसका उपयोग होते होते ये हमारे जीवन में पूरी तरह से रच बस गया है। आप प्लास्टिक के बिना अपने जीवन का कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि ये प्लास्टिक उतना बुरा नहीं है, बल्कि हम शायद इसके द्वारा जो उत्पन्न जो वेस्ट है, जो प्लास्टिक अपशिष्ट है, उसको हम ठीक ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए ये चारों तरफ हम इसके प्रदूषण से घिरे हुए हैं। देखिए, हम करीब पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो 400 मिलियन टन्स के हम प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पूरे विश्व में एक साल में बनाते हैं। अच्छा। और इसमें से आधे जो हैं, करीब हाफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स होते हैं, जिसका हम एक बार उपयोग करके उसका परित्याग कर देते हैं। अच्छा। और ये सारे प्लास्टिक मटेरियल
जो वेस्ट है, जो प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल्स हैं, ये हमारी नदियों और विभिन्न कहिए कि जो जल के स्रोत हैं, हाँ, उनके माध्यम से होते हुए हमारे सी और ओशंस तक पहुंच जाते हैं, जिससे आज हमारा जो सी और ओशंस है वो प्लास्टिक वेस्ट से भरा पड़ा है। हमारी नदियाँ, हमारे आप सब चारों तरफ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बहुत बड़ी संख्या में, ये बहुत बड़ी इसमें अमाउंट में ये चारों तरफ बिखरा पड़ा है। तो ज़रूरत है कि इसे हमें इसको संभालने की, और बल्कि यूँ कहें कि अभी एक माइक्रो प्लास्टिक्स की हम बात करते हैं। जब ये प्लास्टिक पूरे अच्छे से डिग्रेड नहीं होते, इनको डिग्रेड करने में बहुत समय लगता है। अनुमान है कि कई बार 50 साल लग जाते हैं। कोई देखा तो नहीं है, लेकिन ये अनुमान है, हो सकता है उसमें भी डिग्रेड नहीं होते हों। लेकिन जो धीरे धीरे जब ये डिग्रेड होते हैं तो इसके बहुत सूक्ष्म कण जो हैं वो जल में मिल जाते हैं, हमारे फूड चेन के द्वारा वापस हमारे शरीर में आ जाते हैं। और शोधकर्ताओं ने तो अभी मानव के ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक्स का प्रेजेंस, मदर्स मिल्क में ये माइक्रोप्लास्टिक्स के कण मिले हैं। तो इस तरह से हमारे पूरे ये बॉडी के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए सोचिए कितना हानिकारक है। तो आज निश्चित रूप से ये आवश्यकता है कि हम सभी मिलके उसके ऊपर ध्यान दें, अपने जीवन शैली में बदलाव करें। जी। इंडिया की हम बात करें तो अबाउट 3.4 मिलियन टन्स जो हैं वो प्लास्टिक वेस्ट करीब पूरे इसमें होता है, जनरेट होता है पूरे इसमें साल में। तो इसका बहुत, जिसका मात्र हम 30% ही रिसाइकिल कर पाते हैं। अदरवाइज प्लास्टिक इज रिसाइक्लेबल, ऐसा नहीं है। लेकिन मात्र सोचिए पूरा वेस्ट जनरेट हो रहा है, 30% हम रिसाइकिल कर पा रहे हैं, तो बाकी 70% कहाँ जा रहा है? कहते हैं करीब 20 मिलियन पूरे, अगर हम जैसे समुद्र की बात कर रहे थे तो अबाउट 20 मिलियन प्लास्टिक वेस्ट जो है वो समुद्रों में जा रहा है आज के दिन में प्रतिदिन अनुमान है कि 2000 ट्रक्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज लीडिंग टू आवर सी एंड ओशंस। तो ये समस्या तो निश्चित रूप से गंभीर है। हम लोग बात कर रहे हैं अभी देखिए, और अनुमान लगाया गया है कि 1 मिनट में करीब 10 लाख प्लास्टिक के बॉटल्स पूरे विश्व में बिक जाते हैं प्रति मिनट। बड़ी संख्या। तो अगर सोचिए कि उनका हम प्रॉपर ढंग से रिसाइकिल नहीं करें तो ये सारे वेस्ट हमारे इन्वायरमेंट में, न हमारे लैंड एरिया में, आपके क्या कहते हैं सी में, और आपने देखा होगा अभी न्यूज़ में आया था माउंट एवरेस्ट बहुत चर्चा में था, है ना? तो किस तरह से उस पहाड़ के शिखर पे ये प्लास्टिक वेस्ट जो है वो बिखरा पड़ा है। तो निश्चित रूप से हमें जागने की ज़रूरत है, और यदि हम अभी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। एंड दिस इज़ द राइट टाइम। अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, पूरा विश्व प्रयास करेगा, एक इंडिविजुअल प्रयास करेगा, तो निश्चित रूप से हम इसे टैकल कर पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाले समय में निश्चित रूप से देरी हो जाएगी। गंभीर हो इससे पहले हमें जागना होगा। और जैसा आपने बताया कि स्थिति भयावता की ओर बढ़ने लगी है। अभी बिल्कुल हो सकता है कि हम इनिशियल फेज में भी नहीं, शायद उससे आगे बढ़ चुके हैं, और ज़रूरत है हमें जागने की। और हमें ही नहीं, हम सबको जागने की ज़रूरत है। दर्शकों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका जानना हमें और आपको बेहद ज़रूरी है। यूँ तो प्लास्टिक का जो एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने, ऐसे में अगर आमजन की सहभागिता की बात करूं, आमजन के यूज़ की बात करूं, तो आज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है। तो पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक कौन कौन से हैं और किस प्रकार आम लोग उसका प्रबंधन कर सकते हैं, ये जानना चाहेंगे आपसे। आपका बहुत अच्छा सवाल है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक ऐसे तो जो वैसे प्लास्टिक मटेरियल्स हैं जिनका हम यूज़ करके, एक बार यूज़ करके तुरंत परित्याग कर देते हैं। तो वैसे तो कई सारे ये हैं आर्टिकल्स हैं इसमें, लेकिन भारत सरकार ने इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पिछले साल से इसका उपयोग बैन किया है। आप देख रहे होंगे, आपके चारों तरफ भी कई सारे परिवर्तन नज़र आ रहे होंगे। जैसे हम जो प्लास्टिक के कप प्लेट्स, प्लास्टिक एवं थर्मोकोल कहिए के बने जो प्लास्टिक के कप प्लेट्स हैं, कटोरियाँ, चम्मच, कांटे, कटलरीज, ये सब सिंगल यूज़ प्लास्टिक के श्रेणी में आते हैं। उसके बाद जो आप स्ट्रॉ का यूज़ करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स या तरल पेय पदार्थ के लिए, जो स्ट्रॉ का यूज़ करते थे, वो भी अब देखिए बदल गया है ना?
अब कागज के बने हुए दिखने लगे हैं। हाँ, मिलने ये लगे हैं। अच्छी बात है। हाँ, उसके बाद जो बलून्स का अच्छा। उपयोग होता है, उनकी जो डंटियाँ प्लास्टिक की होती थी, उसको ये है। और इसी तरह से जो बंटिंग, जो सजावट के सामग्रियाँ जो है, ये सारे सिंगल यूज़ प्लास्टिक के श्रेणी में आते हैं, जिन्हें प्रतिबंधित, जिनका उपयोग जो है वो प्रतिबंधित किया है। ईयरबड्स यूज़ करते हैं हम लोग घरों में, तो ये ईयरबड्स के जो डंटल होते हैं जो है वो भी प्लास्टिक के बनते थे। अभी देखिए उसमें भी बदलाव आया है। तो ये सारे सिंगल यूज़ प्लास्टिक हैं जिसे सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। जी जी, बिल्कुल। आपने बताया कि किस तरीके से जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो प्रतिबंधित हैं, पर अगर हम आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो जो चीज़ें लागू होनी चाहिए वो दिखती नहीं है। यहाँ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी फ़िलहाल भी रोक लगे होने के बावजूद जो आम जनता है इसका प्रयोग करती है। तो जो इसके जो दंड का प्रावधान है वो भी मैं चाहूँगी कि आप बताएं हमारे दर्शकों को, ताकि वहाँ भी अवेयरनेस हो। नहीं, दंड के प्रावधान तो है निश्चित रूप से। ये मामला इन्फोर्समेंट का है। अच्छा, आप ठीक कर रही हैं, लेकिन पूरी तरह से आपको शायद नहीं नज़र आता होगा, लेकिन बदलाव कमी तो दिखी है। अगर आप जैसे मैं आपको याद दिला दूं कि जैसे दुकानों में जाकर के जो खाद्य सामग्री, मिठाइयाँ हम लेते थे, तो पहले देखिए वो उसके ऊपर एक प्लास्टिक का पीपी का वो पैकिंग्स करके देते थे। अभी वो बदल चुका है, वो कागज के इसमें दे सकते हैं। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं उसमें बदलाव निश्चित रूप से आ गया है, वहाँ पर ये नहीं है। लेकिन जो आपका कहना सही है कि जो बहुत छोटे स्तर पे, जो बहुत छोटे छोटे जो व्यापारी हैं या खोमचे वाले या स्ट्रीट वेंडर्स, वहाँ तक शायद उसका प्रवर्तन जो है, इन्फोर्समेंट बेहतर नहीं हो पाया है। निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि सबों के आम सहयोग से हम इसे पूरी तरह से लागू कर पाएंगे। और बहुत ज़रूरत है, आम सहयोग की बहुत ज़रूरत है। जब दंड के प्रावधान तो है इसमें है। और जो हमारा जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहता है, उसके अंदर तो 5 साल तक की सजा भी हो सकती है अगर, है ना। लेकिन अलग अलग सरकारों ने, अलग अलग निकायों ने भी छोटे छोटे दंड के भी प्रावधान बनाए हैं। तो वो प्रावधान है और काफ़ी दंडात्मक कार्रवाई भी की जाती रही है विभिन्न जिला प्रशासन के द्वारा और नगर निकायों के द्वारा। लेकिन लगातार कार्रवाई चलती रहती है, समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपको जानकारी मिलती होगी। तो मुझे तो लगता है शादमा सबसे बड़ी बात या बड़ा दंड कह लीजिए वो ये कि हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ सोचने की ज़रूरत है। और कहना चाहूँगी निहारिका कि हमें दंड के भय से प्रकृति से प्यार नहीं करना है, बल्कि खुद के प्रेम से हमें प्रकृति से प्रेम करना है, खुद के लिए प्रकृति से प्रेम करना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें प्रकृति से प्रेम करना है दर्शकों, ताकि हमारी ये जो प्यारी सी पृथ्वी है यूं ही सदा हरी भरी रहे और हम इसमें खुशहाली के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। क्यों निहारिका? हाँ, बिल्कुल सही बात कही। और यही तो है हमारा रिश्ता प्रकृति के साथ। आपसे बात करूंगी, आपने गंगा की इकोलॉजी पर भी काम किया है। जी। और अब रुख करूंगी मैं जल प्रदूषण की ओर। जल का जो स्तर है वो नीचे जा रहा है, वहाँ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो कल कारखाने हैं या फिर कुछ ऐसे वेस्ट पदार्थ हैं वो भी हम पानियों में प्रवाहित कर देते हैं और इस तरीके से अपने जल को प्रदूषित करते हैं। इस पर क्या कदम उठाए जाने चाहिए और क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जैसे साधना जी ने कहा कि जो जन सहयोग की बात हम कर रहे थे, तो थोड़ा उस पर मैं बता लेता हूँ। पहले उस पर जानकारी है, क्योंकि आम आदमी के रूप में और कैसे ये समस्या तो निश्चित रूप से भयावह है, गंभीर है, तो कैसे हम इस पे काबू पा सकते हैं। जरूर। तो और इसी क्रम में देखिए भारत सरकार द्वारा मिशन रूप में कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसे मिशन लाइफ के रूप में जानते हैं। तो जो ग्लासगो में जो समिट हुआ था उसमें हमारे प्रधानमंत्री ने एक थॉट दिया था कि लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, शॉर्ट में हम उसे मिशन लाइफ कहते हैं। तो हमारा कहने का मतलब कि जो हमारी जीवन शैली ऐसी हो कि उसका पर्यावरण के ऊपर कोई कुप्रभाव नहीं पड़े। अगर ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो मिशन लाइफ का यही ऑब्जेक्ट है कि हमारा जीवन शैली, हमारा जो हमारे कृत्य हैं वो पर्यावरण अनुकूल होने चाहिए। और इसी उद्देश्य के साथ ये मिशन लाइफ को लॉन्च किया गया है।
और जो पूरे देश में लागू है, सरकारें लोगों को जोड़ने के लिए कि जो वैश्विक स्तर पर पॉलिसी प्लानिंग की बात तो हम बहुत कर लिए, कई सारी पॉलिसी प्लानिंग हम कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन अभी ज़रूरत है एक्ट करने की। तो एकदम इंडिविजुअल लेवल पे किस प्रकार से हम एक्ट करें, लोगों को इससे जोड़ें, इसके लिए ये मिशन लाइफ चलाया गया है। इसके कई सारे, अभी आपने जल की बात की तो उसी से मैं इसे जोड़ रहा हूँ कि ये मिशन लाइफ के डिफरेंट ब्रॉड एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक, है ना, ई वेस्ट मैनेजमेंट, बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए, हमारी स्वास्थ्य के लिए, हमारे फूड के में बदलाव। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको कि हम छोटे छोटे कृत्यों के द्वारा, यदि कोई आदमी इंडिविजुअल लेवल पे ये छोटे छोटे स्टेप्स करता है तो निश्चित रूप से हम इसको जो हमारा जो चैलेंज है इसको पूरा कर सकते हैं। और मैं बताऊं कि अनुमान है कि अगर समझिए कि 20% भी लोग मतलब इससे जुड़ जाएं, मतलब इसको पूरा अपने मिशन लाइफ में जो अपने समाहित कर लेंगे, तो हम कार्बन एमिशन को 20% तक कम कर सकते हैं। और जो लक्ष्य है हमारा कि 2070 तक पूरा देश जो है वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। बिहार राज्य भी इसमें बहुत अग्रणी है और हम इसके कई कार्यक्रम चला रहे हैं, बिहार सरकार के द्वारा इससे चलाया जा रहा है। और राज्य का भी लक्ष्य है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल अपने आप को कर लें, तभी जो वैश्विक तापमान का जो लक्ष्य है कि 1.5 डिग्री तक हम इसे रोक सकें। तो ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और इस तरह से लोग छोटे छोटे बदलाव, जैसे जल की बात कर रहे थे अभी हम, तो पूरा विश्व देखिए जल संकट से जूझ रहा है। पानी, जो मैं बता रहा था कि जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके अमाउंट में, क्वांटिटी में कमी आ रही है, तो हमारा जो जल का रिजर्वायर है वो भी समझिए कि घटता चला जा रहा है, और जो बचा हुआ है वो भी पोल्यूशन कंटामिनेशन का शिकार है। तो आज ये निश्चित रूप से ये ज़रूरत है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए, और शायद अपने खुद देखिए जीवन में, जब पहले जो हमारे आज से 50 साल पहले जितना जल उपलब्ध था, देखिए कितने सारे इलाके हमारे जो हैं सूखा से प्रभावित हैं, जहाँ जल स्तर नीचे चला गया है। गर्मियों का दिन है, देखिए साउथ इंडिया से लेके सेंट्रल, इवन हमारे राज्य में देखिए कई सारे जिले हैं ऐसे जहाँ की जल का स्तर नीचे चला जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक एक बूंद जल का संरक्षण करें, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है। और नहीं तो हमारी नदियाँ भी प्रदूषित हो रही हैं, आप उनकी चर्चा की, हमारी सारी नदियाँ जो कई तरह के वेस्ट हैं इसमें, कई ये जो नगरीय ठोस जो अपशिष्ट हैं वो भी चले जाते हैं, लिक्विड वेस्ट है वो अनट्रीटेड होके चला जाता है, जो नदियों के किनारे जो गांव बसे हैं उनका अपशिष्ट चला जाता है, खेतों में हम जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं वो पानी के साथ बह करके हमारी नदियों में चला जाता है। तो ये सारे स्रोत जो है हमारी नदियों को और अन्य जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि हम अपनी गतिविधियों को इस प्रकार बनाएं कि जिसका बुरा असर इसके ऊपर नहीं पड़े। और मिशन लाइफ भी इसी चीज़ को कहता है। हमारे फूड हैबिट्स में बदलाव, देखिए हमारी जो पौराणिक परंपराएं थी, जो भारत तो बहुत रिच है इसमें, और जो हमारा फूड हैबिट्स था वो बदल गया है। हमारे अनाज बदल गए हैं, अभी बहुत चर्चा है मिलेट्स की, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हम मना रहे हैं। तो देखिए पहले कितना हेल्दी फूड पर हम डिपेंडेंट थे, आज समय के साथ जो पिज़्ज़ा और बर्गर कल्चर आ गया है, तो कई सारे जो फूड है उसमें एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से हानिकारक है। लगातार देखते जा रहे हैं, हर शहरों की बात करूं, अपने शहर की भी बात करूं, तो इसकी गुणवत्ता गिरती चली जा रही है। और शायद ये प्राण वायु जो है वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हमें क्या करना चाहिए, कैसे कदम उठाने चाहिए, क्या ना करें, ये जानकारी दें हमारे दर्शकों को। बहुत अच्छा सवाल है आपका। और वायु प्रदूषण बहुत चर्चा में भी रहता है, और आप देखते होंगे कि पूरे राज्य के कुछ शहर, हमारे राष्ट्र के कुछ शहर, ये सब जो वायु प्रदूषण के सबसे प्रदूषित शहरों के लिस्ट में नज़र आते रहते हैं। देखिए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हर किसी को अपने लेवल से कदम उठाने पड़ेंगे।
इसके कई कारक हैं। जैसे कुछ तो डोमेस्टिक सेक्टर से पोल्यूशन होता है, कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर से होते हैं, कुछ जो है ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। तो कई सारे सेक्टर्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो पॉइंट सोर्सेज हैं, जैसे हम औद्योगिक प्रदूषण की बात करते हैं, तो उद्योगों से जो निकलने वाला जो उत्सर्जन है उसको कंट्रोल करने के लिए उद्योगों में एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगे होते हैं। अब ज़रूरत है उसको बेहतर ढंग से चलाने की, उसको मॉनिटर करने की, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, बिकॉज एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, आप उन पॉइंट सोर्सेज को कर सकते हैं आसानी से। लेकिन जो नॉन पॉइंट सोर्सेज हैं, जो जिनके ऊपर कई सारे, जैसे अंगीठियाँ जलती हैं, कई बार आप देखेंगे कचड़े को जला दिया जाता है, हम कचरा एकत्रित किए और उसमें आग लगा दिए, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम कभी भी खुले में कचड़ों को न जलाएं। जो भोजन और जो डोमेस्टिक सेक्टर में जो हम भोजन बनाने के लिए यूज़ करते हैं ईंधन का, तो क्लीनर फ्यूल जैसे एलपीजी, सीएनजी इस तरह और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इस सब का यूज़ करें, मतलब क्लीनर फ्यूल का यूज़ करें जिससे कि वायु प्रदूषण नहीं हो। इसमें काफ़ी काम हुआ है। जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जो हमारी गाड़ियां हैं, देखिए हम काफ़ी बहुत बड़ी संख्या में देखिए गाड़ियों की बढ़ोतरी हो रही है। और शायद आपको पता नहीं होगा, हमारे राज्य में ये जो प्रति वर्ष समझिए कि 30% वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी हो जा रही है। कितनी बड़ी संख्या है। तो अगर हम गाड़ियों के उत्सर्जन के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, उसका जो प्रॉपर ढंग से उसका मेंटेनेंस नहीं करेंगे, तो वायु प्रदूषण में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। बेहतर सड़कों का रख रखाव है ना, कचरों को इधर उधर नहीं फैलाना, ये सारे छोटे छोटे उपाय हैं जिनको रोक करके हम जिनके ऊपर काम करके हम बेहतर रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। तो हर लेवल पे इसमें योगदान की ज़रूरत है। और कुछ नेचुरल कारण भी होते हैं, नैसर्गिक भी रीजंस हैं। जैसे जो हम गंगा के तट पे हैं, गंगा से जो बालू निकलता है वो हवा में जब उड़ता है तो उससे भी ये धूलकण आ जाते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, ये जो वायु प्रदूषण का जो मुख्य जो पैरामीटर है हमारा, वो विशेष करके अगर हम पटना की बात कर रहे हैं या राज्य के दूसरे शहरों की बात कर रहे हैं, तो जो इसके अंदर निलंबित धूलकण होते हैं, PM 2.5 PM 10 कहते हैं हम उसको। 2.5 यानी ऐसे कण जिनकी साइज जो है वो 2.5 माइक्रोन से छोटे होते हैं, जो हवा के साथ सांसों के जरिए हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं, वहाँ जाके सेटल हो जाते हैं, जो हमारी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसी तरह से PM 10 यानी 10 माइक्रोन से छोटे कण। तो ये धूलकण ही हैं जो हमारे वायु प्रदूषण के मानक को बढ़ा रहे हैं, मानकों को पूरा नहीं करते हैं। अदरवाइज गैसीय प्रदूषण जो है वो हमारे यहाँ राज्य में ठीक है, इवन पटना शहर में भी साधारणतया ये मानकों के अधीन होता है। लेकिन ये जो धूलकण है, जो PM 2.5 की बात करें या PM 10 की बात करें, वो जो है वो मानकों से ज़्यादातर समय में कहूँगा कि वो अधिक हमारे वातावरण में मिल जाता है। जी बिल्कुल। तो इसको है कि धूल को नहीं उड़ने दिया जाए। जो भी हमारे सोर्स ऑफ एमिशंस हैं, चाहे वो डोमेस्टिक सेक्टर में हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, हमारे वाहन हो, सड़क हो, तो ये सब चीज़ों पे ध्यान दे करके इसे काफ़ी हद तक हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल निहारिका। और कहना चाहूँगी यहाँ पर सर कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो वहाँ पर धूलकण जो है वो आम बात है। तो ऐसे में ज़रूरी एहतियात जो है आम लोगों को वो बरतने की ज़रूरत है। शायद मास्क का उपयोग करेंगे तो फिर इससे हम बच सकते हैं, और जो भी एहतियाती कदम है वहाँ पर उस क्षेत्र में कम जाएँ और दूसरे मार्ग का प्रयोग करें। ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर अभी अगर पटना की खास कर बात करें तो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो ज़ोर शोर से हो रहा है, और ऐसे में प्रदूषण का जो लेवल है वो जाहिर सी बात है वो बढ़ा हुआ है। तो ख़ुद को बचाने की भी ज़रूरत है और कुछ एहतियाती कदम भी उठाने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपसे बात है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, पूरा विश्व पर्यावरण संरक्षण की बातें कर रहे हैं हम, और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि किस प्रकार हम संरक्षण की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तो क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप आम जन को? नहीं, आपने जैसे अभी कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात की,
तो इसमें स्पष्ट निर्देश है कि जहाँ भी जो भी कोई भी बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हो तो उसके ऊपर पर्दे ढक के करने चाहिए, कवर करना जरूरी है, उसे कवर करना जरूरी है। और ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो वो नियमों की अवहेलना है। और जो बाकी जो भी प्रोजेक्ट है वहाँ पे प्रॉपर वाटर का स्प्रिंकलिंग करके और जो भी उपाय इस तरह के उपाय हैं कि वाटर स्प्रिंकलिंग के द्वारा, कवर के द्वारा, शेड्स लगा करके ही कंस्ट्रक्शन का करना है। किसी भी कीमत पे आपकी जो गतिविधि है, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, वो जो पर्यावरण के जो परिवेशीय वायु है उसे प्रदूषण से आपको बचाना, ये जो वहाँ के ऑक्युपायर हैं उनकी वो जिम्मेवारी है। और एक साइंटिस्ट के तौर पर क्या सुझाव देना चाहेंगे आम जनता को? हमने मिशन लाइफ के बारे में भी कहा कि जन भागीदारी ज़रूरी है, पर इसके लिए और आज के दिन अवेयरनेस बढ़ाना भी बहुत आवश्यक है। आप साइंटिस्ट हैं, इस क्षेत्र में काम किया है, कुछ मुख्य सुझाव? देखिए, सबसे बड़ा जो हम अगर वेस्ट की बात करते हैं, मिशन लाइफ तो कहता है कि अपने जीवन में चेंज लाइए, जैसे जो आपका जो फूड हैबिट है, जो अदर जो आपके हैबिट्स हैं उसमें बदलाव लाइए। तो और वेस्ट की हम बात करें तो मैं एज ए साइंटिस्ट के रूप में अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं तो फेवर में रहता हूँ हमेशा कि 3R का हम फॉलो करें। जो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। तो जो भी हम अपनी ज़रूरतों को कम करें, आप पानी के बोतल के जगह हम बहुत आसानी से अपना फ्लास्क लेकर के चल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप देखिए, जो बोतल में पानी बच जाता है उसको हम इधर उधर फेंक देते हैं, तो उसको गमले में डाल दें। तो इस तरह से जो छोटी छोटी चीज़ें, बिल्कुल हमें अपने जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन लाना होगा, तभी हम पर्यावरण के सच्चे दोस्त, सच्चे मित्र बन सकते हैं। आज आप यहाँ आए और आपसे बहुत सारी बातें हमने की, चूँकि हम समय सीमा से बंधे हुए हैं। तो आज के दिन आपने इतनी सारी बातें, पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें की, आम लोगों तक संदेश पहुँचाया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आज यहाँ आए और इतनी सारी बातें की। प्रकृति रक्षति रक्षिता, यानी प्रकृति भी हमारी रक्षा तभी कर सकती है जब हम उसकी रक्षा करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबको मिलकर के ये प्रयास करना है कि हम प्रकृति की रक्षा करें, हमारे अपने रक्षा के लिए। बिल्कुल, और निहारिका बेहद ही खूबसूरत संदेश है ये कि प्रकृति भी तभी हमारी रक्षा करेगी दर्शकों जब हम उसकी रक्षा करेंगे। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हमें अपनी प्रकृति की रक्षा अपनी रक्षा के लिए करना है, क्यों नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। और साथ ही आपसे ये गुजारिश भी करने वाले हैं कि कैसा लगता है आपको हमारा ये कार्यक्रम, हमें ज़रूर ईमेल भेजें, ख़त लिखें और इसके लिए नोट करिए हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8000001। हमारा ईमेल ID है director.ddkpatna@gmail.com।